जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फायर हार्ट्स, ब्रेव हार्ट्स, एनडीए वॉरियर्स। दिस सेशन, ठीक है, द फाइनल बैटल फॉर एनडीए बायोलॉजी फॉर एनडीए 1 2026। ये वाले सेशन में जो आपको चाहिए था, एक्चुअली में जो आपका दिल भारी मात्रा में डिमांड कर रहा था, ठीक है, द क्वालिटी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट हियर। एकदम बहुत बढ़िया लेवल के मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपरली क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस सेशन में मिलने वाले हैं। जितने भी टॉपिक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स, डाइवर्सिटी, हायरार्की, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद जितने अपनी डिसीजेज हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होने वाली है। सारी चीज़ें, ठीक है, भर भर के सवाल यहाँ पर मिलने वाले हैं और इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बिल्कुल इसके ऊपर आने वाले एक चीज़ मैं आप सभी से बोलूँगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। वन थिंग आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, एज अ रिक्वेस्ट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अभी तक आपने क्या क्या करा है, ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या करा है, ठीक है, वट एवर यू हैव डन सो फार, थोड़ा प्राउड महसूस करो। समझ में आ रहा है? एक चीज़ सेलिब्रेट करने की ये भी है कि अभी तक आपने हार नहीं मानी है, पहली तो ये, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा दिल को, मतलब थोड़ा अपने दिल को ये बात याद करके सुकून दे देते हैं कि अभी तक आपने हार नहीं मानी है, ठीक है। माना कि एग्जाम को 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, 9-10 दिन बचे हुए हैं, वो चलता रहेगा, मगर आपने अभी तक हार नहीं मानी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर निकलना नहीं निकलना बात की बात है, ठीक है, इतना बढ़िया कंटेंट कंज्यूम कर, स्टिल आपके अंदर वो विलिंगनेस है, यू आर हैविंग दैट डिजायर, दैट मीन्स यू हैव नॉट येट गिवन अप, एंड इफ यू हैव नॉट येट गिवन अप, दैट मीन्स द वॉरियर लाइक मेंटालिटी इज देयर इन यू, ठीक है। तो वो जो डिटर्मिनेशन है वो आपके दिमाग में है। तो अभी आपने देखो, जितने भी एकदम बढ़िया, ठीक है, मैग्नानिमस सेशन फिजिक्स के डले हुए हैं, आपने वो देख लिया मेरे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। केमिस्ट्री की पेपर लीक सीरीज आपने पूरी देख ली है, ठीक है। यहाँ पर आपने बायो देख ली है मेरे से, ठीक है, पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी आप सभी ने देख ली है, ठीक है। आगे चल के पेपर लीक ज्योग्राफी भी आएगी, पेपर लीक फिजिक्स भी आएगी, वन शॉट इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी, वन शॉट इंडियन पॉलिटिक्स भी आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी जो अपना फाइनल सेशन चल रहा है बायो का, ठीक है, ये वाला जो सेशन है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। इस सेशन में, ठीक है, अभी आप आए हो ये इतने पड़ाव पूरा करके, पार करके, मेरे सेशन पे जितना भी कंटेंट डला है वो एनडीए 1 2026 के लिए डला है, जीएटी के लिए। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको अभी तक की जर्नी, ठीक है। आप बताना कि मेरे को ये भी जानना है, लाइक एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल आपने फेस करे, मतलब जर्नी के दौरान, और हाउ यू मेड योर सेल्फ वॉच द सेशन एंड अगेन मेकिंग द नोट्स एंड रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। व्हाट इज द स्पेशलिटी यू गॉट हियर इन द सेशन, प्रीवियस सेशन दैट यू हैव वॉच्ड, ठीक है। तो जितनी भी कम्युनिटी है अपने परिवार में, अपने परिवार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यार थोड़ी सी बस एक चीज़ मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है, आई वॉन्ट योर ओपिनियन, ठीक है, आई वॉन्ट योर ओपिनियन, ठीक है। आपका ओपिनियन चाहिए मेरे को, कमेंट सेक्शन में भर भर कर मेरे को बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सेल एंड टिश्यू से तो मैंने करवा दिए क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करवा दिए, मगर एक ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वाली एक चीज़ मैंने यहाँ पर कवर नहीं करी थी, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ लिविंग सेल, द साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऐसा लगता है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट राइबोसोम्स, तो हमको ऐसा लगता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। सुनना मेरी बात, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि राइबोसोम्स वहीं पर बनता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सुनो मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने 2 साल से पढ़ाना चालू करा, ठीक है। तो भाई मैं 12th क्लास, मतलब जब तक अपना 3 साल हो गए हैं अभी समथिंग, ठीक है, 12th क्लास को तो अभी छोड़ो, 3 साल से मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। 3 साल से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो जिस जगह पर रह रहा हूँ वहां पर मैं पैदा नहीं हुआ, मैं अपने गाँव में पैदा हुआ, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट माई विलेज, जहाँ पर मेरा क्या हुआ, फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पर मैंने बर्थ लिया, ठीक है, मगर मेरी अभी जो प्रेजेंस है वो कहीं और है, मेरी जो प्रेजेंस है वो कहीं और है। उसी तरीके से, ठीक है, राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन हुआ बच्चे, वो किसने करा पता है? वो करा है न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोलस ने, ठीक है, न्यूक्लियोलस ने। और ये इसकी प्रेजेंस कहाँ पर है? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन है? ये है राइबोसोम्स। समझ में आया? ये है राइबोसोम, जो कि मैं बताना चाह रहा था। 2 क्वेश्चन से काफी अच्छी क्लैरिटी आप सभी को मिलेगी। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन, ठीक है, राइबोसोम्स फॉर्मेशन की साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? नहीं, क्या है? न्यूक्लियोलस। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स इट रफ। बिल्कुल,
राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो क्या बनाता है, रफ बनाता है, तो ये सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। यहां पर क्या है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, अभी आपने देखा होगा ट्रेंड में चल रहा है कि ये चीज डैमेज हो गई तो क्या होगा, उसी का ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था कि राइबोसोम्स का प्रोडक्शन यदि स्टॉप हो गया और यदि यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है सेल में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग, इसमें से कौन सी चीज है जिसने फंक्शन करना बंद कर दिया? तो सर न्यूक्लियोलस ने फंक्शन करना बंद कर दिया है, क्योंकि न्यूक्लियोलस फंक्शन नहीं कर रहा है, उसने राइबोसोम्स प्रोड्यूस नहीं करे, और राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है। बढ़िया सर, मजा आ गया। तो दोनों क्वेश्चन कर लिए हमने, ये सेल के क्वेश्चन थे, बाकी हो गया, ठीक है। ये सब अपन ने कर लिया है, किस्टन्स वगैरह, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब देख लिए, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। दिस व्हाट वी हैव डन सो फार, जाइलम वगैरह ये सब कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, स्क्लेरेनकाइमा के क्वेश्चन, मीजोफिल के क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। नाउ आते हैं जो मेन चीज हमको करनी है, ठीक है। अब आते हैं इसके तरफ, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए सारे के सारे स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम पर ओपन रहता है। अब कॉमन सी बात है यार, शेर है, ठीक है, शेर होता है ना, जू में रहता है, उसका जो पिंजरा है वो ऊपर किया जाता है, थोड़ा सा गेट ऊपर किया जाता है, कब? जब मीट जो उसका खाना है, फूड है, वो अंदर रखते हैं, उसके अंदर डालते हैं। तो उसी तरीके से जब प्लांट को फूड की जरूरत होगी उस टाइम पर वो ओपन हो जाएगा। तो स्टोमेटा को फूड की जरूरत है, मतलब बेसिकली स्टोमेटा का काम क्या है, फूड का फॉर्मेशन करना, गैस मतलब गैस का एक्सचेंज करके फूड का फॉर्मेशन करना। तो दिन के टाइम पर गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होती है, ऑक्सीजन रिलीज करना, CO2 मिलना और सनलाइट एब्जॉर्ब होना, सनलाइट रात में नहीं होती है। तो स्टोमेटा यूजुअली दिन के टाइम पर ओपन रहता है, ड्यूरिंग डे टाइम। अब यहां पर क्या लिखा, स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज में बिल्कुल हेल्प करता है, स्टोमेटा का काफी मेन रोल होता है, ठीक है। तो सर पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, मगर एक बात मेरे को बताओ, पहले वाले का रीजन क्या, दूसरा वाला है? पहले वाला क्या है कि दिन के टाइम पर ओपन रहता है, इसका रीजन पता क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स आर गिवन विद द सनलाइट, ठीक है। दिन के टाइम पर सनलाइट होती है, सनलाइट एब्जॉर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ट्रैप करते हैं उसको, और वहां से जो CO2 है वो एब्जॉर्व करके रखते हैं, और विद द हेल्प ऑफ CO2 सनलाइट वो और वाटर क्या बनाते हैं, फाइनल उनका प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है। इसमें तो डिफाइन कर दिया कि स्टोमेटा क्या होता है। सो बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कभी भी ए एंड आर का क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन, फोकस इस पे रखा करो कि क्या गलत है। यदि पता चल गया क्या गलत है तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टमक इज द साइट ऑफ पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। स्टमक इज द साइट ऑफ पार्शियल डाइजेशन, मतलब आधा डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। अरे भाई पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ तो ले, पूरी स्टेटमेंट पढ़ ले। ड्यू टू इट्स जे शेप स्ट्रक्चर विच एड्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि वो जे शेप का है, क्या इसलिए वहां पर पार्शियल डाइजेशन हो जाता है क्या? नो, नेवर, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसलिए हो जाता है। समझ में आ रहा है? पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, म्यूकस, ये एंजाइम्स प्रेजेंट है स्टमक की वॉल में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। यहां पर क्या लिखा, लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर, बिल्कुल ठीक है, लार्जर इन डायमीटर, माना कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी है, मगर डायमीटर के हिसाब से बात करेंगे तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल है, ठीक है, दिस इज स्मॉल, और ये जो है ये लार्ज है, ये लार्ज है क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा हुआ है। अब लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर एज विली सरफेस इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया, बिल्कुल सर, विली तो प्रेजेंट रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर द एसिमिलेशन, बिल्कुल, तो विली प्रेजेंट रहता है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे ये स्टेटमेंट गलत है, एक छोटे से वर्ड ने चेंज कर दिया। यहां पर क्या लिखा कि विली सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एसिमिलेशन। जो विली होता है ना, विली, ये जो विली, ये विली क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which are responsible for absorption, which are responsible for absorption not assimilation। तो ये गलत है, assimilation की जगह यदि absorption लिखा होता तो फिर ये सही होता। एकदम बारीकी से सारी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। The last part of alimentary canal has the main role in storing fecal matter temporarily, ठीक है, जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, भाई वो क्या है सर? लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनस, जिसको देख देख कर बहुत हंसते थे हम छोटी क्लास में, फिर बड़े होकर मेच्योर हो गए, फिर तो सब नॉर्मली हो गया वो सब, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, एनस,
क्या ये फीकल मैटर को टेम्परली स्टोर करता है? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। एनस के ऊपर जो मेम्ब्रेन रहती है ना, रेक्टम, रेक्टम का काम है फीकल मैटर को स्टोर करना। समझ में आ रहा है? फीकल मैटर को स्टोर करने का काम किसका? रेक्टम का। स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं जनाब। सवाल का लेवल देख रहे हो आप? आर यू गेटिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चन? ठीक है यार, एक काम करता हूँ और कुछ सवाल आपको करवाता हूँ, आपका थोड़ा रुको जरा। ठीक है, आपका लेवल जरा मैं थोड़ा करता हूँ, अपग्रेड करता हूँ, आपको और मजा आएगा। यहाँ पर क्या है? द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कैसे आया भैया? ये कैसे आया? देखो यहाँ पर तीन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। पहले एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। जरूरी नहीं है ये प्रोसेस वन आफ्टर दी अदर हो। जैसे डेजर्ट प्लांट्स है, ये क्या करते हैं? CO2 लेते हैं रात को, ठीक है, एंड एक्टेड अपॉन दी एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे, ठीक है, और पूरे दिन ये उस एनर्जी के सहारे जीते हैं जो कि इनको दिन के टाइम पर मिली है बाय द क्लोरोफिल। तो जरूरी नहीं है, मतलब यहां पर जैसे कन्वर्जन हुआ है पहले, ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, मगर तीनों प्रोसेस होंगी। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस का मतलब तो समझ में आया होगा ना। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, लाइट की मदद से, ठीक है, प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ग्लूकोज इसमें बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसका वेस्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट रहता है, मगर वेस्ट प्रोडक्ट रहता है बेसिकली। जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है जो यूज नहीं किया जाता इमीडिएटली, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, जो कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व उसको देता है, तो स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। इसी का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आप सभी के सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, एक बात बता रहा हूं, प्लांट में दो चीजें हैं, एक है प्लांट, ठीक है, और एक है एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, और एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ये याद रखना, जो बचा हुआ मटेरियल रहता है ना, जो कि बाद में एनर्जी देता है जब उसको खाना नहीं मिलता है, तो रिजर्व, एज अ रिजर्व, ठीक है। अपन काय की बात कर रहे हैं? रिजर्व की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों के रिजर्व अलग अलग है, ठीक है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो इतना तो क्लियर है। गार्ड सेल्स आप सभी को स्टोमेटा अभी मैंने पढ़ाया, तो थोड़ा स्टोमेटा देख लो क्या होता है भाई। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। इसमें होता है क्योंकि ग्रीन कलर का एक पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। इसकी अलग अलग, अब जैसे एपिडर्मिस लेयर है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहां पर प्रेजेंट होगा? अरे नीचे होगा भाई, भारत है ये, ऊपर रख दोगे ना तो चोरी हो जाएगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट नीचे प्रेजेंट है क्योंकि स्टोमेटा वहां पर प्रेजेंट है। स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा में जो पियर जैसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये इनको बोलते हैं गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल क्या करते हैं? टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ओपन और क्लोज जो करते हैं स्टोमेटा को, वो यही करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब ऐसे करके कुछ अपन क्वेश्चन और देख लेते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की है, उसको कौन फुलफिल करता है? ठीक है, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक जो खुद अपना खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों से अपना खाना बनवाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बिल्कुल सर। इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सी गैस रिलीज होती है? तो रिलीज वो होती है जो हमें रिक्वायर्ड है, कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यार ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसका प्रोडक्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बाद में निकल रहा है। ये क्वेश्चन बढ़िया लगा मेरे को। द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस का गैसियस प्रोडक्ट इन प्लांट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर वाइटल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है, उसका गैस प्रोडक्ट, ठीक है, वही जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरी प्रोसेस का क्या है? एक अनादर, मतलब एक रिक्वायरमेंट है, जरूरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये क्या है? अब बताना है हमको कि वो प्रोसेस का नाम बताना है और इस प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो सुनो मेरी बात भाई, सुनो। वो जो प्रोसेस है, अ गैसेस प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस पता कौन सी है? प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, और उसका जो प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही तो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट भले ही वेस्ट हो मगर प्रोडक्ट तो है। चलो सर, ये तो आंसर है, मगर एक बात बताओ, यहां पर आगे लिखा है इट इज
ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर अनदर वाइटल प्रोसेस, कौन सी दूसरी जरूरी प्रोसेस की ये रिक्वायरमेंट है जो कि एनर्जी रिलीज करती, उसका नाम है रेस्पिरेशन। तो आगे चल के तुमसे यदि ये पूछे कि एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वाइटल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मजा आ गया सर, ठीक है। अब यहां पर ये सीडीएस का क्वेश्चन है, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक में क्यों होगी? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉसेज रिडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का रिडक्शन नहीं होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी। अरे पागल है क्या? सनलाइट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉसेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, यहां पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। दोनों के दोनों प्लांट सेल में है क्या? नहीं, ये वाला देखो, स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अभी बताया था मैंने। प्लांट्स जो है वो क्या प्रिपेयर करते हैं? ग्लूकोज, ठीक है, विद द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी को देखा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। उसी प्रकार से एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें 3 मेथड होती हैं, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइट, ठीक है। होलोजोइक में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। सेप्रोट्रॉप में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है, जो सड़े गले पत्ते हैं उनके ऊपर फीड करता है, ठीक है, उनके बाहर रहता है बिना उसको मारे, जैसे फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया। पैरासाइटिक मतलब जैसे पैरा कमांडो, कहीं और किसी देश में जाकर मिशन करना है, ठीक है, मतलब एज अ स्पाई, तो समझ रहे हो, बिना उनको मारे। ऑर्गेनिज्म लिव ईदर ऑन होस्ट बॉडी और इनसाइड द होस्ट बॉडी, ताकि उनको अपना खाना मिल सके विदाउट किलिंग देम, जैसे प्लाज्मोडियम, लाइस, लीच, टेपवर्म, फ्लैटवर्म, ये उसके एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर वैसे ही एक क्वेश्चन है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि CO2 का यूज करते हैं एज अ प्रिंसिपल कार्बन सोर्स, तो CO2 का इस्तेमाल कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस में होगा, और फोटोसिंथेसिस का ही की प्रोसेस है प्लांट की, और प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट्स इट। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, सीधा अपन इंपॉर्टेंट पता काय के ऊपर आते हैं। ये तो आपको पता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंजेशन मतलब कि देखो, अमीवा में भी कुछ प्रोसेस होती हैं। ये जो अमीवा ऐसा दिख रहा है ना, ये अमीवा, पहले खाना इसने अंदर इंजेक्ट करा, तो इंजेशन। फिर वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपलर वन में टूटा, डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन मतलब फूड एब्जॉर्ब हुआ साइटोप्लाज्म में। एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्ब फूड ने एनर्जी दी। फिर होता है इजेशन, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन सीधे। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीटेड बाय द स्टमक वॉल। ये एंजाइम में याद कराता हूँ, मेरी बात सुनो, ठीक है, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। एंजाइम के सारे क्वेश्चन कर लोगे। आपने खाना खाया, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेस नाम का एक एंजाइम है, क्योंकि ये सिक्रीट किसने करा? सलाइवरी ग्लैंड ने। ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करता है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, ओके। स्टार्च ने यहाँ पर स्टार्च शुगर में टूटा। अब ये एसोफेगस के थ्रू, मतलब फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आए। अब स्टमक में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस। अब सुनो, HCl जो है ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है और एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ये जो HCl है ये किसको एक्टिव करता है? पेप्सिन को। ये क्या करता है? प्रोटीन, अब P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टोन्स में। फिर आता है रेनिन। रेनिन का भी यही काम है, मगर रेनिन पता है इन्फेंट्स में होता है, जो शिशु होते हैं छोटे छोटे, उनमें होता है। अब म्यूकस का काम क्या है? अब हमारे स्टमक में यदि HCl मौजूद है तो इस HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक की वॉल को यहां पर म्यूकस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चारों के चारों ऊपर के ये कौन सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूस गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सुनो, अब और एंजाइम के बारे में जानो। अब आता है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें 2 जूस आएंगे। एक आएगा पैनक्रियाटिक जूस और एक आएगा बाइल जूस, ठीक है। एक पैनक्रियाटिक जूस, एक आएगा बाइल जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? अमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेस का काम है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ना, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पेप्टोन्स में तोड़ना, और लाइपेज का काम है लिपिड्स और फैट्स को तोड़ना, ठीक है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, क्लियर है। फिर वो आगे चल के ऐसी पूरी प्रोसेस हो जाती है। इंटेस्टाइन में गए, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, किसने करा? विली ने, अभी बताया। फिर एसिमिलेशन हुआ, फिर रेक्टम से एनस से बाहर, फिर आखिरी में इजेशन। क्लियर है?
ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो अमाइलेज भी प्रोटीन को करता है, पेप्सिन भी करता है, सॉरी ट्रिप्सिन भी करता है, पेप्सिन भी करता है, मगर क्या बोल रहा है स्टमक की वॉल में कौन सा प्रेजेंट है, तो स्टमक की वॉल में तो पेप्सिन प्रेजेंट है ना। अब सलाइवरी का क्वेश्चन है, ह्यूमन के सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, टाइलिन प्रेजेंट है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय, फैट का डाइजेशन कौन करता है, तो फैट का डाइजेशन तो आप सभी को पता है बाइल जूस भी करता है और लाइपेज भी करता है, दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सिक्रीटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बाइल जो कि कौन सिक्रीट करता है, लीवर। बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, क्या बाइल में कोई एंजाइम्स होते हैं, नहीं होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता बाइल जूस में, कोई भी, हाँ सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं मगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल फैसिलिटेट करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बिल्कुल करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पता जो खाना स्टमक में आ रहा है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, वो उसको किसने ट्रीट करा, HCl ने, अब वो है एसिडिक, तो उसको न्यूट्रल करने का काम बाइल जूस करता है, ये भी सही है। बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड, मतलब फूड का जो पीएच है वो तो पहले एसिडिक हो गया स्टमक में क्योंकि एसिड प्रेजेंट था, उसको एल्कलाइन कौन करता है, बाइल जूस करता है, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की सबसे मैक्सिमम लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मैक्सिमम है। इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ पेनक्रियास, तो पेनक्रियास कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है, अमाइलेस, ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेस, तो अब देख लो लाइपेस, अमाइलेस, प्रोटीज, प्रोटीज भी कह सकते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। द एसिडिक सेमी डिटैच्ड फूड जो कि स्टमक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बाइल जूस करेगा, अभी मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, कौन करेगा, बाइल जूस करेगा। एक अननोन एक्सीडेंट हुआ जिससे जो एसिड सिक्रीट हो रहा है ना सेल का, सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल ऑफ एन इंडिविजुअल वो डैमेज हो गई, मतलब जहां से एसिड जो सिक्रीट करने वाली वॉल है वही डैमेज हो गई, तो इसमें से कौन से बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन रुक जाएगा। अब आप एक बात मेरे को बताओ, पता है इसका आंसर है प्रोटीन। क्यों है प्रोटीन, पता है, देखो HCl जो था ना तुम्हारा, HCl ये एक्टिव किसको कर रहा था, ये कर रहा था पेप्सिन को, और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना, इसलिए इसका आंसर है ए। तो अब HCl ही नहीं है तो पेप्सिन को कैसे एक्टिवेट करेगा, और पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हुआ तो प्रोटीन कैसे टूटेगा, समझ में आया सभी। तो ये बाकी के क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन ऐसे ही है। ये वाला क्वेश्चन देख लो कि जो पेशेंट का, ये CDS में पूछा हुआ है, जो एब्डोमेन है एलिमेंट्री कैनाल, इसको एग्जामाइन किया जाता है एक्सरे से, तो पता क्यों है, क्योंकि पेशेंट की मील में एक ऐसा सॉल्ट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है क्या, बेरियम सल्फेट, इसकी वजह से वो जो एक्सरे है वो एग्जामाइन कर पाता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स फूड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अमाइलेस है, मतलब सलाइवरी अमाइलेस। तो फाइनल में कंक्लूजन बताना चाहूंगा, माउथ में होता सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर में बाइल जूस, पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, क्लियर है। साइट ऑफ पार्शियल डाइजेशन बता दिया मैंने, स्टमक। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एनस, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लिवर, ठीक है, लिवर, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो थायराइड, ठीक है। अब इतना पूरा क्लियर यदि आपको हो गया तो अब बढ़ते हैं और सवाल करने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सर कर लिया, फिर भी आप देखो बाइल जूस सिक्रीट करता है क्या गॉल ब्लैडर, नहीं, स्टोर होता है, स्टोर होता है क्या लिवर में, नहीं, सिक्रेट होता है। ये देखो मैंने क्या बोलता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, मगर बाइल जूस में पिगमेंट होता है, जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होते हैं, तो ये चीज सही है। क्या इसका मेन रोल है इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, नहीं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। तो कितने इनकरेक्ट है, हाउ मेनी, 1 2 3, तो 3 जहां पर भी होगा लगा देना, 3 करेक्ट है, इनकरेक्ट है सॉरी। लैरिंग्स, ट्रकिया और फेरिंग्स, ये क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। एक होता है फूड पाइप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस। एक होता है विंड पाइप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रकिया, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं पता है, फेरिंग्स, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, और ये पहले आता है। और एक जो लैरिंग्स होता है ये क्या होता है, वॉइस बॉक्स। तो पहले क्या होगा, फेरिंग्स, ठीक है, उसके बाद आएगा आप कह सकते हो लैरिंग्स, उसके बाद आएगा फिर फाइनली विंड, मतलब ट्रकिया, फिर जाती है लंग्स में, ऐसे करके। तो अब क्या ट्रकिया, ये जो ट्रकिया है ये विंड पाइप है, बिल्कुल है, ठीक है, ये सही है।
लैरिंग्स कम्युनिकेट करता है? नहीं। एसोफेगस फूड पाइप है? बिल्कुल है। फेरिंग्स वॉइस बॉक्स है? नहीं है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच? 2। जहां भी 2 होगा लगा देना। 2 करेक्टली मैच है। Which of the following process of nutrition in human being the finger-like projection villi has their prime role? तो विली का जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में मेन रोल होता है, अभी आपको बता दिया था। कौन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है? तो सर सुनिए मेरी बात, पेप्सिन भी तोड़ता है, रेनिन भी तोड़ता है और ट्रिप्सिन भी तोड़ता है, तीनों। पेप्सिन और रेनिन कहाँ मौजूद होता है? स्टमक में। ट्रिप्सिन कहाँ पर होता है? पेनक्रियास में। तो ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, सारे के सारे, ठीक है। बाइल जूस इज एसेंशियल, अरे ये तो कर लिया भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। तो पहले मैं आपको थोड़ा देखो एक बात बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन पूरा तो मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। रेस्पिरेशन का सीन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है भाई? रेस्पिरेशन का मतलब होता है आपने खाना खाया, उस खाने में ऑक्सीजन मिलना और एनर्जी प्रोवाइड होना। और क्यों? क्योंकि वो फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। समझ में आया? अब रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एनारोबिक 2 प्रकार का है, एल्कलिक और लैक्टिक एसिड। एरोबिक का मतलब पता क्या है? एरोबिक मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कभी भी आपसे ऐसा कभी पूछे कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में टूटेगा साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पाइरूवेट है ये आगे चल के एनर्जी बनाएगा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। ये कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जहां पर एनर्जी है वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में शुरू होती है और कंटिन्यू होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मगर ये जो चीज है ये एनारोबिक में एब्सेंट है। इसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और अभी आप देखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहा जाता है, एल्कलिक और लैक्टिक, ठीक है। एल्कलिक और लैक्टिक 2 प्रकार के होते हैं ये। एल्कलिक क्या होता है? मेनली जिसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इथेनॉल। और मेनली ये कहां पर होता है? ईस्ट में होता है, जहां पर अपन बियर वगैरह वाइन वगैरह प्रोड्यूस करता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो इथेनॉल होता है, CO2 होता है, ATP होता है। यदि अपन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करेंगे, ये कहां पर हो रहा है? ये बेसिकली हो रहा है हमारे दही वगैरह में, प्रोमिनेंट इन योगर्ट। क्योंकि लैक्टिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है अपने एक्शन और मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। यहाँ इथेनॉल नहीं बनेगा, यहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा। तो कई बार आपने देखा विग्रसली जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्रैम्प्स हो जाते हैं और फटीग होता है काफी ज्यादा, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो इसके अपन उठाकर क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट, तो ईस्ट में क्या होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहल में मिथेनॉल तो होगा नहीं, इथेनॉल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर मजा आ गया। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये कहां होता है? तो सुनो, एनर्जी मिल रही है तो पहले तो एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब टूटना, प्रोटीन का पेप्टोन्स में टूटना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी और नॉट? अब मेरी बात सुनो, प्रोटीन का पाइरूवेट में टूटना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाइरूवेट में टूटना, ऐसे करके पाइरूवेट है ये, ठीक है, पाइरूवेट में टूटना। अब इसका एनर्जी बनना ये कहां होती है? ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये शुरू वाली कहां होगी? साइटोप्लाज्म में। और जहां पर दोनों प्रोसेस हो रही हैं वो क्या है? दोनों की दोनों प्रोसेस ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन की फाइनल जो प्रोसेस जहां पर एनर्जी मिलती है वो कहां पर मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एनर्जी यदि आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया, यदि टूटने की बात होगी ग्लाइकोलाइसिस तो फिर साइटोप्लाज्म। मजा आ गया सर? ये देखो, ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ना भाई, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस थोड़ी ना होता है, वो तो एनारोबिक में होता है ना, उसमें एनर्जी कम बनती है। तो इट इज द पार्शियल, इट मतलब ग्लाइकोलाइसिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अब वैसे तो सुनो मेरी बात, वैसे तो आपको असर्शन और रीजन में एक पता चल गया ना कि ये गलत है, तो समझ जाना दूसरा वाला सही है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऐसे करके। इसलिए बोलता हूं गलत वाले देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो, वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, ठीक है। लैक ऑफ लैक्टिक एसिड मेक्स द मसल फटीग एंड वॉर्न आउट, बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है। गलत भाई, कमी की वजह से नहीं होता है, एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, इकट्ठे होने की वजह से होता है। तो आर गलत है और ए ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अब यहां पर देखो भाई, पहले आएगा फेरिंग्स, फिर आएगा लैरिंग्स, फिर आएगा ट्रकिया। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया सभी को? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। ये कैसे होता है देखो, एक बार मैं आपको बता देता हूं। मिले हम, ये देखो ऐसा होता है। ये पूरा का पूरा रिब केज जो है, ये रिब केज है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है पूरी लंग्स को। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना। तो एक शीट बताता हूँ आपको, जिससे आपको बहुत मतलब क्लैरिटी मिलेगी, आपका दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे मैं ही बता दे रहा हूँ। देखो भाई, ऐसा है कि पहले हमने सांस ली, नोस, है ना, नॉस्ट्रल्स, है ना, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रकिया। ठीक है, ट्रकिया मतलब विंड पाइप। फिर ठीक है, फिर आते हैं यहां पर देखो ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकी। ये ब्रोंकी डिवाइड होते हैं, फिर ये ब्रोंक्यूल्स, फिर आता है एल्वियोलाई। समझ में आया? मतलब अब आएगा ब्रोंकी, फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स, और फिर आते हैं एल्वियोलाई, ऐसा करके। और एल्वियोलाई आपको पता होना बहुत जरूरी है। एल्वियोलाई क्या होते हैं? एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करते हैं पता? इनमें क्या प्रेजेंट होता है देखो, लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, हमेशा याद रखना। एल्वियोलाई आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, एल्वियोलाई। ठीक है, इसमें मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द प्योर फॉर्म ऑफ व्हाट? प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो। द प्लाज्मा ऑफ ब्लड कंटेन्स, जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन भी है, सॉल्ट भी है, हॉर्मोन्स है, सब कुछ है। ओके सर। रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। अच्छा, ये मैं चीज बता दूं भाई आप सभी को। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को, ठीक है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का काम क्या है पता है? आरबीसी बता ही दिया था मैंने। आरबीसी का काम क्या है? सप्लाई करना ऑक्सीजन, ठीक है, O2, CO2 सभी को सप्लाई। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? जो फॉरेन जर्म्स है उनको मारना। प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। अब क्वेश्चन करें तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, सही है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट से बनता है, बिल्कुल। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3। ठीक है, तीनों की तीनों सही है। यहां पर देखिए, सेलेक्ट द वेन दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। इसकी देखो ट्रिक होती है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। ठीक है, आप सभी को बता देता हूँ। पहली बात तो ये ब्लड वाली जो चीज़ बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो भाई अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ रखा है, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन कि फॉरेन एंटीजेंस से कौन करता है, तो वो है फॉरेन एंटीजन से डब्ल्यूबीसी, और इसको कहा जाता है लिम्फोसाइट। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एक एनडीए में भी पूछा है और एक सीडीएस में भी, कि यदि ह्यूमन ब्लड को आप 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन में रखोगे तो आरबीसी को क्या होगा। एक बात बताऊं, ये जो डिटर्जेंट सोल्यूशन है ना, ये डिटर्जेंट सोल्यूशन आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को खत्म कर देता है। ठीक है, खत्म कर देता है। तो जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या हो जाता है? लाइज हो जाता है। ना ही श्रिंक होगा, ना ही स्वेल होगा, लाइज हो जाएगा। मतलब आरबीसी एकदम खत्म हो जाएगा। डी इज करेक्ट। अब यदि अब क्वेश्चन सीडीएस में क्या पूछा, यदि रेड ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी को आपने एक डाइल्यूट नॉर्मल सेलाइन में रख लिया, मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो इसमें पता व्हाट विल हैपन टू आरबीसी? कुछ भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ आरबीसी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको। रेड ब्लड सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। सुनो मेरी बात, ये ना मैच्योर स्टेज है, ये मैच्योर स्टेज है। और ऐसा क्यों हो रहा है?
ठीक है, ऐसा इसलिए है टू मेक मोर स्पेस, ठीक है, फॉर ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, इसलिए यहाँ पर ये सारे ऑर्गेनल रिलीज कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। लब डब साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? अरे हार्ट करेगा, ये तो पता ही है। अब मेरी बात सुनो, ब्लड का फंक्शन आप सभी को पता है, ठीक है। हार्ट, यू नो इट वेरी वेल, 4 चैम्बर्ड हार्ट है अपना, ठीक है, 4 चैम्बर्ड, 4 टुकड़े हैं हार्ट के। माना कि ऐसा आपका दिल है मगर बायोलॉजिकली ऐसा है। तो अब मेरी बात सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये पूरा हार्ट है ना, इसमें नीचे वाला एरिया सेप्टम है, ठीक है, और ये जो बनी हुई है, ये जो बनी है ये वॉल्व है, ठीक है। सेप्टम का काम क्या है पता है? अरे यार, सेप्टम का काम है ब्लड को मिक्स होने से बचाना, और वॉल्व का काम है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को बचाना। तो जो मेन चीज मेरे को आपको बतानी थी वो मैं बता दे रहा हूं। कैसे? सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात। वेना केवा और वेन्स लेकर आती है कहां पर? जो भी लेकर आएंगी हार्ट में लेकर आएंगी, क्योंकि हार्ट हमारा घर है। वेना केवा और वेन्स लेकर आती हैं, ठीक है। इयोटा और आर्टरीज लेकर जाती है, ठीक है, बिल्कुल लेकर जाती है। आर्टरी, वेना केवा और वेन्स लेकर आती हैं और इयोटा एंड आर्टरीज लेकर जाती हैं। इयोटा एंड वेन्स डील्स बिटवीन बॉडी एंड हार्ट। क्यों पता? क्योंकि इयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी एंड वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन्स, ठीक है। इयोटा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है और ये लार्जेस्ट वेन। तो बड़ी बड़ी चीज भाई, बॉडी और, समझ रहे हो, बॉडी और हार्ट, हार्ट से पूरी बॉडी से हमको ब्लड ट्रांसफर करना है, मगर लंग्स और हार्ट के बीच में करना है तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। अब मैंने बोल दिया कि हार्ट से लंग्स में कौन लेकर आता है, सॉरी ये लंग्स है ऊपर, और लंग्स से हार्ट में कौन लेकर आता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो पल्मोनरी होगा, है ना, पल्मोनरी लेकर आएगा, मगर लेकर आने का काम किसका है? सर लेकर आने का काम तो वेन्स का है ना, वेन्स लेकर पल्मोनरी वेन्स लेकर आएंगी, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रख लो, ये वाला जो है ना ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो राइट है, अरे उल्टा लगा कर देखोगे ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये जो लेफ्ट एट्रियम है ना, ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ऑक्सीजनेटेड बॉडी से तो आएगा नहीं, लंग्स का काम है ऑक्सीजनेटेड करना, क्योंकि एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो यहां पर जो लेफ्ट एट्रियम है ना, इसमें कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर ऐसे, बस एक सड़ी सी चीज याद कर ली आपने, चाहो तो वैसे कर लो, है ना, मैंने बता दिया, और वैसे कर लोगे, वैसे कर लिया आपने याद, तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिसीव्ड बाय दी, क्या सीधे लिख देना लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम। ऑरिकल को ही एट्रियम कहा जाता है, ठीक है, ऑरिकल को ही एट्रियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिर आगे आने वाले इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप कर दोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो ट्रू पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। अभी एक ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन आएगा आपको, तो यहीं पर मैं बता दे रहा हूं कि देखो ब्लड प्रेशर मतलब कि ब्लड पंप अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। जो ब्लड जा रहा है वेसल्स में, वो जब वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। यदि जो आपकी वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है, और नॉर्मल कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 120, और यदि वो रिलैक्सेशन फेस में मतलब कम है तो कम से कम डायस्टोलिक कितना हो सकता है? 80 हो सकता है। इसको मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। तो अब इसका क्वेश्चन देखो आप, ये है क्वेश्चन, ये 120 क्या है? पहली बात तो दोनों के दोनों वेंट्रिकुलर है, 120 कॉन्ट्रैक्शन है और 80 रिलैक्सेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो यहां पर आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इट रिजेंबल्स टू प्लाज्मा। भाई पता, अपनी बॉडी में एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड है जो कि एकदम प्लाज्मा के जैसा दिखता है, मगर कलरलेस है, मगर कलरलेस है, समझ में। और ये बना कैसे पता? ये बना कैसे? बना ऐसे कि कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो सेल्स के बीच का स्पेस है वहां पर स्केप हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर पोर्स प्रेजेंट थे, इससे बन गया लिम्फ, इससे बन गया लिम्फ। लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा, मगर ये कलरलेस है, और जिस वेसल में ये जाता है वो भी कलरलेस है। और अभी जो जैसे मैंने आर्टरीज वो सब आपको वेन्स बताए थे ना, आप उसमें ये याद कर सकते हो, ठीक है। क्या? देखो एक बात बता रहा हूं, आर्टरीज तो मैंने बता दिया आपको, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक है। और ऐसा है कि आर्टरीज वर्सेस वेन्स की कहानी चलती है, इन दोनों के बीच का जो चैनल है वो क्या है? कैपिलरीज, ठीक है।
ओके सर, मजा आ गया। अब यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन, तो सेलेक्ट द वेन दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट में लेकर आना है कहाँ से? बॉडी से। तो बॉडी और हार्ट के बीच में या तो वेना केवा होगा या तो एओर्टा होगा। बॉडी में लाने का काम वेना केवा करती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जिसका मेन रोल होता है रीअब्जॉर्प्शन में ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। तो आपने देखा होगा ये जो ऐसा करके पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसा 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 पूरा बनता है, इसमें ये जो इधर का जो जितना भी ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये जितना भी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, जितने भी प्रोटीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये दोबारा रीएब्जॉर्ब होते हैं। कि अभी भी कुछ, जैसे किडनी में नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, याद रखना। ठीक है सर, समझ में आ गया। इस नेफ्रॉन में यहां पर है वुमेन्स कैप्सूल, और जो इधर है ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल। यहां से हुआ, यहां पर फिल्ट्रेशन का काम हुआ। ये क्या करेंगे? ये फिल्टर का काम करा, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हो आप। उसके बाद ये जो जगह है ना, भले ही वहां पर छन गया, उसके बाद भी यदि कोई चीज जरूरी है ना, यदि अच्छी है जो कि बॉडी को अभी भी मिल सकती है, उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और नीचे होता है कैनल्स लूप। तो बस ऐसे ही मैंने बता दिया। ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं क्वेश्चन करने में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट पाथवे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन? तो पहले तो किडनी में जाएगा, ठीक है, किडनी के बाद स्टोर होगा, नहीं, किडनी के बाद यूरेटर से, है ना, पाइप से स्टोर होने के लिए ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा उसको बाहर निकाल देगी। तो देखना जरा कहीं है, ये है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, एल्गी। अब देखो, अब आते हैं हम काय के ऊपर, इसके ऊपर, डिविजन्स के ऊपर। ठीक है, एल्गी एंड फंगाई आर इन द डिविजन ऑफ। देखो वैसे तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एल्गी और फंजाई का अपना एक खुद का मतलब ऐसा है कि जगह है। यहाँ पर देखिए, ये एल्गी है, ठीक है, ये देखो, लेट मी शो यू। फंजाई यहाँ पर है ना, ये फंजाई है ना, और एल्गी यहाँ पर है। ये दोनों के दोनों अलग अलग किंगडम में आते हैं। ये मोनेरा है, ये प्रोटेस्टा है, ये फंजाई है, ये प्लांटी है, ये एनिमेलिया है। ठीक है, ये सारे के सारे किंगडम है इन सभी। ठीक है, मगर सुनना मेरी बात, ठीक है, मगर यदि अपन बात करेंगे ना कि ये किस पर्टिकुलर डिवीजन में आता है, ठीक है, तो इसका आंसर पता क्या होगा? द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? द आंसर इज गोइंग टू बी थैलोफाइटा। आंसर इज गोइंग टू बी थैलोफाइटा। रीजन बताऊं क्या? 3 प्रकार के, देखो प्लांट्स है ना, प्लांट्स को डिवाइड कैसे कर रखा है, यहां पर देखो, प्लांट्स को डिवाइड कर रखा है, जो प्लांटी है उसको डिवाइड कर रखा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, मतलब ना ही इसमें स्टेम है, लीफ है और रूट है। ब्रायोफाइटा में थोड़ा डेवलप होता है, थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, मतलब स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में डिफरेंशिएटेड टू रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, अब प्लांट यहां पर जो थैलोफाइटा है, दीज प्लांट्स आर मेजरली एक्वेटिक। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इस ग्रुप में आने वाले, इनको एल्गी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे, ये तो मैं बता दे रहा हूं, जिसको पूरा पढ़ना है वो यहां से रीड करके पढ़ सकता है, ऑलरेडी कंसाइज्ड फॉर्म में है। इसके एग्जांपल है स्पायरोगायरा, क्लैडोफोरा, चारा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के एग्जांपल है मोस और फ्यूनेरिया। तो बस वो तो मैंने आप सभी को बता दिया। ऐसे ही करके किसी को, ठीक है, किसी को ये पढ़ना है क्या, अपना लेट मी शो यू, एनिमेलिया पढ़ना है। तो एनिमेलिया में यहाँ पर देखो, ये है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, नीमेटोड, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट, ये सारे आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो। मैंने कंसाइज फॉर्म में आपके लिए डाल दिए। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से रीड कर सकते हो इजीली, आराम से सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है
ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ, जिसका नाम है फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग ही ये स्लाइड में ना आप देखोगे ये अलग ही लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ना, इट इज़ सेपरेटली रिटन कि फंगस का रिलेशनशिप ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ है, जिसको लिकन्स कहा जाता है, ठीक है। इनके रिलेशनशिप का नाम है लिचन्स, ठीक है। तो आंसर इज गोइंग टू बी फंजाई। ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल possess a vascular system? vascular system किसका है? ये जो स्टार फिश है ना, जो कि इकाइनोडर्मेटा का पार्ट है, इकाइनोडर्मा, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है, इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया? ठीक है, एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, नोन फॉर जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। विच इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? अभी मैंने आपको बताया, किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, लास्ट वाला पढ़ोगे ना, क्लैडोफोरा एंड मॉस बोथ इन ब्रायोफाइटा। भाई मोस आता है ब्रायोफाइटा में, क्लैडोफोरा चारा ये आते हैं थैलोफाइटा में, तो इसलिए उसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो ये गलत है, ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग। तो आपसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है? ब्रायोफाइटा हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी। नहीं भाई, डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है। थैलोफाइटा हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। थैलोफाइटा मतलब सबसे देखो, पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा की सबसे डिफरेंशिएटेड होती है, तो यहां पर लिखा ना टेरिडोफाइटा हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, जिसमें स्टेम भी होता है, लीव भी होती है, रूट भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? बिल्कुल सर। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, एंड सीड्स आर कवर्ड। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, जैसे जिम है, जिम में जाकर, ठीक है, आप कभी भी किसी को मतलब प्रपोज नहीं करोगे, आप फ्लावर नहीं दोगे, दैट मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ये, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और यहाँ पर सीड्स कवर हैं, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर देखो, एक सीलम होती है, ठीक है, सीलम मतलब ऐसी कैविटी जिसमें ऑर्गन्स आर प्लेस्ड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, सीलम, आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा, नीमेटोडा, एनेलिडा, इन तीनों में बहुत मतलब कंपैरिजन होता है। एक मेजर जो इनका सोर्स ऑफ कंपैरिजन होता है वो पता क्या होता है? ये नीमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। मेजर जो है वो होता है सीलम का। सीलम पता कैसे? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में करते हैं। जो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इनके पास जो कैविटी है, ठीक है, जो कैविटी है वो कैसी पता? ब्लड फिल्ड। इनके पास ब्लड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, याद रखना। जो नीमेटोडा है, ठीक है, नीमेटोड, इनके पास रियल कैविटी नहीं है, सूडो कैविटी है। सूडो सीलम मतलब, ठीक है, कैविटी को ही सीलम कहा जाता है, नकली वाली। और जो एनेलिडा है, ठीक है, एनेलिडा के पास एकदम ट्रू बॉडी कैविटी है। तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, मतलब दोनों गलत है, और एनेलिडा ये सही है। कितनी इनकरेक्ट है? 2 इनकरेक्ट है, लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉसेस एलिफेंटाइसिस? मतलब हाथी पांव, जो बड़ा सा पैर हो जाता है ना, कौन करता है? फिलेरियल वॉर्म करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पिसेस? पिसेस मतलब फिशेस, अभी मैंने बताया, उसमें रोहू आती है, कतला आती है, शार्क आती है, मगर वेल नहीं आती, ये आती है मैमल्स में, मैमेलिया में आती है ये, ठीक है। ओके सर। बैलेनोग्लिसिस इज एन बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है ये, कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा करके ये दिखता है, अपने 9th क्लास की बुक में देखा होगा। बैलेनोग्लिसिस ये है प्रोटोकॉर्डेटा का, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, याद कर लेना, आ सकता है। तो अब आगे अपन काय के ऊपर? इसके ऊपर, रिप्रोडक्शन वाले के ऊपर। तो करते हैं यार, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन करते हैं भाई, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए सारे के सारे, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। पहले अपन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन ना करके, कितने देर की क्लास हो गई ये वाली? 50 मिनट की क्लास हो गई। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन ना करके कुछ अपन इधर के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है वैसे, ठीक है। तो मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको ये चीज़, एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन ही है, ठीक है, ऐसा दिखता है भाई न्यूरॉन, जो कि आपको दिख रहा है। क्या होता है, इस न्यूरॉन की जो टिप है, डेंड्राइटिक टिप, वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स देंगे, इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सेंसरी न्यूरॉन में ट्रेवल होगी। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन,
कुछ केमिकल रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर में, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक गैप होता है साइनेप्स, उसको पार करेंगे फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएंगे। ठीक, अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे कि ये भी पूछ सकता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर मतलब मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का जो जंक्शन है उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क पता क्या है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे स्टिमुलस से ब्रेन में जाती है, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन में जाती है, उसका पाथवे क्या होता है। तो उसका पाथवे ऐसा होता है भाई, उसको देखो जो रैपिड रिस्पॉन्स आया, जैसे ये चाय का कप है, अरे चाय पीना भूल गया मैं, इस गर्म चाय के कप में मैंने हाथ लगाया तो मैं हाथ हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में गई, फिर दिमाग मतलब सीएनएस। बढ़िया तरीके से समझाओ? बिल्कुल सर। अब आप ही ने मना करा है यार, मेरा तो मन ही नहीं होता ऐसे जल्दी जल्दी करने का। आप ही ने बोला है कि सर सवाल करवाओ। खैर आपने पढ़ भी लिया होगा तो इसलिए मैं बता देता हूँ। अब सुनो मेरी बात भाई, चाय का कप है ना, आपने छुआ, आप उससे हाथ हटाओगे मगर सीधे नहीं हटा लोगे, इन्फॉर्मेशन जाएगी सीएनएस में। सीएनएस में पता दो चीजें आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है, यहां से सीएनएस से फिर इंफॉर्मेशन आएगी हाथ पर। ठीक है, समझ में आया? तो इसी को जब हाथ एकदम इंस्टेंटेनियसली अपन हटाते हैं ना, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और ये एकदम इंस्टेंटेनियस होता है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन आर मॉनिटर्ड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, नॉट बाय द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इसको मॉनिटर करता है, ब्रेन नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन भाई ऑलरेडी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रिजल्ट देगा ब्रेन में ऑलरेडी, ताकि ओवरलोडिंग ना हो, इसलिए हम स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर इंप्रूव करते हैं। हाँ, इवेंचुअली इसका जो एक्सपीरियंस है हमारे ब्रेन में चला जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, हमारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर मतलब सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन फॉर एग्जांपल स्किन है, तो इन्होंने रिसीव करी, है ना, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? सीएनएस। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाते हैं सीएनएस तक, और सीएनएस से इफेक्टर तक, मतलब जो इफेक्ट शो करेगा वहां तक कौन लेकर आते हैं? मोटर न्यूरॉन, और फिर मिलेगा एक्शन। तो अब आप देख लो, तो पहले इफेक्टर तो आएगा नहीं, पहले क्या आएगा? रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखो यहां पर भी सेम है, मगर इसमें ब्रेन आ रहा है तो ब्रेन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दोनों के जो डिफरेंस है वो याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है। और यह जो अपने ये होते हैं ना, कितने प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, तो ये थोड़ा देख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट एक ऑल्फैक्टरी है और एक गस्टेटरी है। ऑल्फैक्टरी मतलब सेंस ऑफ स्मेल, और गस्टेटरी मतलब सेंस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट कौन देता है? टंग, और सेंस ऑफ स्मेल कौन देती है? नोज। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन लेकर आता है, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन जमाता है वो रिले न्यूरॉन। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सिस्टम है। एक है सीएनएस, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। एक है पीएनएस जो कि नर्व से मिलकर बना है, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो कि ब्रेन से निकलती है, और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, मैंने बोल दिया फोर ब्रेन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? मैंने बोल दिया सेरेबेलम। कैसे पता भैया? कैसे पता आपको भाई? ऐसे पता, यहां पर देख। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। तो उसमें फोर ब्रेन में 3 है। एक है सेरेब्रम जो कि मेन थिंकिंग पार्ट है, याद कर लेना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रीचिंग, स्पीचिंग, इंटेलिजेंस साइट के लिए। इसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर गया है, सेंसरी, एसोसिएशन, मोटर एरिया में, और वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल फैक्ट्री लोब्स, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर। हाइपोथैलेमस क्या करता है? मतलब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग उसको कंट्रोल करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मिड ब्रेन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई ये जोड़ता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, जितने भी हेड, नेक और ट्रंक के मोमेंट है, कुछ साउंड सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिड ब्रेन। यही रिफ्लेक्स मोमेंट क्रिएट करता है आई के मसल में, प्यूपल के साइज को भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आखिरी में आता है हाइंड ब्रेन, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। सेरेबेलम पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। पॉन्स जो है ये क्या करता है? रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। हमेशा ये मेडुला के ऊपर ही मिलेगा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज कंटिन्यूअसली फाउंड विद द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन गिव्स ब्रेन स्टेम।
ठीक है, क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है, जो पूरा का पूरा बंडल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेन कहाँ रखा जाता है, बोनी बॉक्स के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करती है, बैकबोन। ये सीधे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे जो आपसे सीधे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, ये वो बता रहा हूँ। हार्मोन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मूवमेंट पूछता है कि जो प्लांट की शूट है वो अपवर्ड मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है, तो ये क्या है? तो देखो मैं आपको सभी को एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। दो प्रकार का मूवमेंट होता है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, एक नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है, नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है। अब जैसे है फोटोट्रॉपिज्म, तो आपको देखना किसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो किसके इन्फ्लुएंस में, मतलब वो है स्टिमुलस। तो फोटोट्रॉपिज्म में लाइट है, हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर, जियो में क्या होगा, जियो में अर्थ होगी, कीमो में क्या होगी, केमिकल्स होंगे। तो ये तो पता चल रहा है आपको, नाम से ही पता चल रहा है। यदि मैंने यहां पर बोल दिया हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो आपको समझ में आ गया वाटर, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, वाटर की तरफ होगा तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर के अगेंस्ट में होगा तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। वाटर की तरफ क्या है, रूट, पॉजिटिव, ठीक है। वाटर के अगेंस्ट क्या है, शूट। समझ रहे हो? सुनना मेरी बात, स्टिमुलस वाटर है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब रूट की तरफ, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब शूट की तरफ। समझ में आया? पॉजिटिव रूट की तरफ यदि प्लांट ग्रो हो रहा है तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, शूट जो है वो अगेंस्ट में, मतलब पृथ्वी के अगेंस्ट में, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आया? सन कहाँ है, ऊपर है, तो रूट जो ग्रो कर रही है, वो शूट जो ग्रो कर रही है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अब रूट जो ग्रो कर रही है वो लाइट के अगेंस्ट में है, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऐसा ही एक नास्टिक मूवमेंट आता है नॉन डायरेक्शनल, इसमें भी ये सारे के सारे यहां पर लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो यार आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन। क्वेश्चन आता है प्लांट हार्मोन, तो भाई गिबरेलिंस इज द प्लांट हार्मोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो अपन पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ऑक्सिन जो है, ठीक है, ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है भाई एट द टिप ऑफ शूट, एकदम चढ़ाई के ऊपर, एकदम हाइट पर यह ऑक्सिन मौजूद होता है। ये क्या करता है, जब प्लांट लाइट सोर्स को मतलब फेस करता है, ये उसकी तरफ बेंडिंग शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सिन शेडी साइड में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो ऑक्सिन याद रखना है काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए। गिबरेलिंस काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम और फ्लावर की ग्रोथ के लिए। साइटोकाइनेस मतलब, साइटो मतलब सेल, काइनेस मतलब सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। प्रोमिनेंटली अकर इन फ्रूट एंड सीड, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ चाहिए, सीड एंड फ्रूट्स में, तो वहीं पर ये मौजूद है। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, इट्स अ ग्रोथ इनहिबिटर। अब ग्रोथ मतलब कि, अब ग्रोथ ऐसा तो है नहीं कि प्लांट की हाइट को कम कर दिया। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब कि पत्तियों को झड़ाना, विल्टिंग ऑफ लीव्स। एक इथाइलिन गैस है, मतलब फ्रूट के राइपनिंग के लिए हेल्प करता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल टू ग्रो इन अ मैनर सच दैट प्लांट अपीयर टू बी वेंट टुवर्ड्स लाइट। तो लाइट की तरफ बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि शेडी साइड में वो डिफ्यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन में सेल डिवीजन आ गया, मतलब साइटोकाइनेस। ऐसे करके खट्टा खट आंसर आपको करने हैं। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन। ये क्या करता है, ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कार्ब और प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म है, उसको कंट्रोल करता है। ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो जिस रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसके फॉर्मेशन के लिए, जिसके मतलब जिसको चलाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, और यदि उसकी डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की तो गोइटर होगा। इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ऐसे सारे के सारे हार्मोन आपको बता देता हूं, पढ़ा देता हूं, यहां पर देख लो। एड्रीनलिन, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है ये वाला, ठीक है। तो देखो दो प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है एंडोक्राइन, ठीक है, और एक होते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन रिलीज करते हैं एंजाइम्स और एंडोक्राइन रिलीज करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स जो दोनों करते हैं उनको क्या कहा जाता है, हेट्रोक्राइन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन। तो अब जितने भी आपको यहाँ पर जो हार्मोन्स दिख रहे हैं, इनको कोई ना कोई ग्लैंड रिलीज करेगा। अब जो एड्रीनलिन है, इसको कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। इट वर्क्स इन द स्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है, स्ट्रेस सिचुएशन में काफी बढ़िया से काम करता है। इसका टारगेट ऑर्गन हार्ट है। जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हार्ट, ठीक है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, कार्ब प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। आयोडीन इसेंशियल कंपोनेंट है इसकी ग्रोथ। जो ग्रोथ हार्मोन है ये सिक्रीट करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो गिगेंटिज्म, यदि ये कम हो जाता है तो ड्वार्फिज्म।
टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी में चेंजेस लेकर आते हैं। अब आता है इंसुलिन। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ इंसुलिन क्या होता है। देखो मेरी बात, जो मैंने पढ़ाया ये तो वही है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर लिखे हैं, LH और FSH, पिट्यूटरी, ये सब आप रीड कर लोगे। देखो एक बात बता रहा हूँ, इंसुलिन का काम पता क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करना। ग्लूकागॉन का काम क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। कैसे, है ना, कैसे क्वेश्चन आता कैसे, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, सुनो। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स है, ठीक है, पेनक्रियाज है ना, इसमें है सेल्स, ठीक है। पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन और एक करता है ग्लाइकोजन, दोनों है, सॉरी ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। आपने खाना खाया है ना, ये है सेल, ठीक है, और ये है ढेर सारी शुगर। खाना खाया तो आपकी बॉडी में क्या आ गई, शुगर आ गई। ताकि आपकी बॉडी में शुगर बढ़े ना, इस शुगर को सेल के अंदर डालना पड़ेगा। क्यों, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो। बॉडी में पड़ी रहेगी तो हमारी बॉडी को हार्मफुल होगी वो, ठीक है। अब आपने ये जो शुगर खाई, इसको सेल में डालना पड़ेगा। कौन, किसका काम है ये, इंसुलिन का काम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। समझ में आया। तो शुगर अपन बोलते हैं ना बढ़ रही है, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगा। क्यों, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर वो इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर डाल देता है, ठीक है। अब ग्लूकागॉन का काम क्या है, हमने फास्ट कर लिया, ठीक है, हमारी बॉडी में खाना नहीं है, ये जो ग्लूकागॉन है ये क्या क्या रिलीज करेगा, ग्लाइकोजन, है ना, हमारे लीवर में स्टोर्ड फूड है जो कि हमको क्या देता है, ग्लूकोज देता है, एनर्जी देता है। समझ में आया, जो ग्लाइकोजन स्टार्च बता रहा था मैं, वो यही चीज है, एकदम यही चीज है वो। अब जो टेस्टिस और ओवरी है भैया, ये हेट्रोक्राइन है। क्यों, क्योंकि एक तो हार्मोन रिलीज कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, और एक एंजाइम, मतलब स्पर्म को एक तरीके से एंजाइम की कैटेगरी में भी लेता है, ठीक है। ओवरी हेट्रोक्राइन है, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रोजन और ओवम दोनों रिलीज कर रहा है। इमरजेंसी हार्मोन एड्रिनल है। ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि पेयर में नहीं पाया जाता है, पिट्यूटरी नहीं पाया जाता है, बाकी सारे के सारे पेयर में पाए जाते हैं। या थोड़ा सा रीड कर लेना कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ग्रोथ के लिए, ये देखो, ये नहीं इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, पता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, हमारे ब्रेन के बेस में, क्लियर है सर। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायरोक्सिन रिलीज करना, हमारे नेक में प्रेजेंट है, बस इतना, ठीक है। पेनक्रियास हमारे स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, फंक्शन तो पता ही है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के टॉप पर प्रेजेंट रहता है, और ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल और एक और, ये कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है पैराथायरॉइड, ठीक है। अब मैंने ऐसे बच्चों को याद करवाया था जो पैरा कमांडो है, उनकी बोन काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ऐसे करके याद करवाया था। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। फिर आता है पीनियल, ठीक है। पीनियल मतलब जो हमारी स्लीप वेकअप साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। कैसे, पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये मेलेटोनिन इसको स्लीप वेकअप साइकिल को क्या करता है, फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में ये पाया जाता है, ठीक है। ओवरीज जिसको फीमेल गोनैड्स कहा जाता है, ये ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये तो आप सभी को पता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, और जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थाइमस क्या करता है भाई, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन देता है, जो कि एक प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये स्टर्नम के पीछे होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टर्नम क्या है, ठीक है, स्टर्नम क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई स्टर्नम पता क्या है, स्टर्नम मतलब कि ब्रेस्ट बोन है, एक फ्लैट टी शेप जो आपको दिख रही है ना, जो कि हमारे सेंटर ऑफ दी चेस्ट में है, जो कि एक रिब केज बनाती है और हमारे हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करती है। स्टर्नम हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन जो हो गए मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। अब बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, भाई वैसे अमीबा ना हमेशा कौन रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन की प्रोसेस। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, आपको बता दूं भैया बाइनरी फिजन क्या होता है। क्वेश्चन देखना, स्मॉलेस्ट यूनिट, एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी की जो कि लाइफ की प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है,
ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब करवाता है, वो है सेल, ठीक है, वो है सेल। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। तो सुनो मेरी बात, मैंने आपको सेल डिवीजन की 2 प्रोसेस बताई थी, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन तो पक्की बात है होगा, बाइनरी फिजन और कॉन्जुगेशन ये बात की बात है ना। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब मैंने आपको बताया था जो मियोसिस है, मियोसिस कब होता है, गैमीट के टाइम पर, और माइटोसिस कब होता है, जब हमारे स्किन के सेल रिपेयर होते हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में बताया था। इसमें क्या बोला, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर बोथ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दोनों के लिए कौन सी चीज सेम है। तो याद रखना, पेरेंट और चाहे ऑफस्प्रिंग हो, माना कि क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, वो कब होते हैं, वो डीएनए कॉपी के टाइम पर होता है, जब डीएनए कॉपी होता है तब। मगर ये बोल रहा है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में क्या चीज सेम है, तो भाई दोनों में बोथ क्रोमोसोम्स नंबर और डीएनए कंटेंट दोनों में सेम है, ठीक है। पेरेंट और बच्चे दोनों में, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों में सेम है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन ये लिखा है, आप रीड कर लेना, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी लिखा है क्या होता है, ठीक है, कैसे क्रोमोसोम डिवाइड होता है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर आप पढ़ाते भी हो, क्वेश्चन नहीं करवाते हो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर सीधे आ रहा हूँ काय के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किसने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। तो भाई डीएनए डीएनए डीएनए, यहाँ पर मेरी बात सुनो, डीएनए को पहला डिस्कवर किसने करा था, जॉन फ्रेडरिच मिशर ने। मगर इसका जो 3D, ये जो आपको दिखा ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। कैसे, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू। तो अब अपन आंसर करें, आंसर ऐसे करेंगे कि इस डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया, ये दिया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने। तो देख लो वॉटसन कहाँ आ रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, यहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। डीएनए वाज डिस्कवर बाय, डिस्कवर तो फ्रेडरिच मिशर ने करा है, सही है। हु डिस्कवर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल था वो, ये वॉटसन और ये क्रिक्स, सेकंड सही है। डीएनए आर कंपोज्ड ओनली ऑफ, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है भाई डीएनए, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब आते हैं वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, वेरिएशन मतलब चेंजेस। चेंजेस का मतलब यह है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि ताकि वो सस्टेन कर पाए आगे आने वाली इन्वायरमेंटल कंडीशन। मगर जरूरी नहीं है कि हर बार ये जो वेरिएशन है ये बेनिफिशियल हो, कई बार फैटल भी होता है, कई बार ये फैटल भी होता है। डीएनए कॉपीज हर बार सिमिलर तो नहीं होती, आप फोटोकॉपी करवाने जाते हो हर बार सेम आता है क्या, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, ठीक है। इसलिए जो 19-20 रहता है उसी की वजह से यहाँ पर वेरिएशन आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो क्या है कि ये स्पीसीज को हेल्प करता है कि लंबे समय तक इवोल्यूशनरी टाइम में सर्वाइव कर पाओ। ये इसलिए है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, मोर वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में ज्यादा वेरिएशन क्रिएट करता है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल सर समझ में आ गया। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर 1 और 2 ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर गैमीट नहीं होता है, यहाँ पर गैमीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, ठीक है। तो ये सारे का सारा यहाँ पर लिखा है। हमारा मेन उद्देश्य है ये पढ़ना, ठीक है। फिजन कौन करता है, फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, तो आप बस कुछ मत करना, आप बस ये देखना, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिजन है 2 प्रकार का, फिजन मतलब टूटना, ठीक है, टूटना, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिवाइड हो रहा है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, अमीबा में होता है। मल्टीपल फिजन मतलब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है मल्टीपल आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म में, इसको प्लाज्मोडियम मतलब प्लाज्मोडियम में, इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है और फिर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। रीजनरेशन पता क्या है, मतलब एक सिंगल सेगमेंट ऑर्गेनिज्म का, मतलब कुछ भी कटा हुआ पार्ट एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है, ये होता है हाइड्रा में, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, एक कोई भी बड मतलब एक एक्सटेंशन निकलता है और उस आउटग्रोथ एक्सटेंशन से पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बन जाता है। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें नया प्लांट ऑब्टेन होता है पेरेंट प्लांट से, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे, यहां पर लिखा हुआ है, हर चीज आप रीड कर सकते हो, आप पॉज करके पढ़ लो, ये लिखा है, प्रॉपर चीजें लिखी है। बाइनरी फिजन में क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा,
फिर साइटोप्लाज्म होगा, और फाइनली दोनों के दोनों जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। मल्टीपल फिजन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर है, फ्रेगमेंट्स कैसे होता है आप सभी ने देख लिया। रीजनरेशन का एग्जाम्पल है आपका क्या, हाइड्रा कैसे करके बन रहा है। बडिंग आप देखो, एक छोटे से प्रोजेक्शन से, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन से पूरा का पूरा प्लांट का पार्ट बन गया है, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पता क्या होता है, वही जो प्लांट का मतलब पेरेंट प्लांट है ना, उसी के पार्ट से नए नए पार्ट जब आप ऑब्टेन करते हो, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जहां पर प्लांट के पार्ट जैसे रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीव्स हुआ, यही नए प्लांट बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स है जैसे कटिंग हुआ, लेयरिंग हुआ, ग्राफ्टिंग, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो कि कई सारे फार्मर्स यूज करते हैं रोज और ग्रेप्स की खेती में, ठीक है। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लांट जिसके पास रूट नहीं है, आपने उसको अटैच कर दिया एक ऐसे प्लांट से जिसके पास रूट है, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसको बोलेंगे ग्राफ्टिंग। समझ में आया? क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। तो क्वेश्चन करते हैं हम, सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां पर देखिए, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट और स्पाइरोगायरा। भाई ये तीनों के तीनों में ना एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, सो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ओके। एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, मतलब प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा था, मल्टीपल फिजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ब्रायोफाइलम, जो ब्रायोफाइलम है कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली बाय, ठीक है। ब्रायोफाइलम कैसे बनेगा, ब्रायोफाइलम बनता है, ठीक है, स्टेम से नहीं बनता है, रूट से नहीं बनता है, या तो लीफ से बनेगा या फिर फ्लावर से बनेगा। आई एम अटरली कंफ्यूज्ड इन इट। ब्रायोफाइलम चेक करने दो यार, ठीक है। ब्रायोफाइलम जहां तक है लीफ से बनता है, जहां तक मेरे को याद है। लीफ, आई वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। लीफ, आई वाज करेक्ट। अब सुनो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है, नया प्लांट बनना। अभी बताया ना, नया प्लांट बनना। अब कैसे बनेगा, वही जो पेरेंट प्लांट है उसी के पार्ट से, स्टेम से, रूट से, लीफ से, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्लावर से नहीं, स्टेम, रूट, लीफ से, ठीक है। यहाँ पर देखो इन अ पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये कैसे होता है, जो पोटैटो में याद रखना, जिंजर में जो अभी आपने देखा ना, मैं अभी बता देता हूँ आपको, पहले तो ये देख लो। पोटैटो में होता है भाई एक स्टेम ट्यूबर से, ठीक है, स्टेम ट्यूबर से होता है। और यहाँ पर देखो बडिंग की मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जिंजर में होता है, ठीक है, पोटैटो में बर्ड होता है, जिंजर में राइजोम होता है, अनियन में बल्ब होता है। तो ये याद रखना है ना, ये याद रखना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट जो होते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट, भाई ये जेनेटिकली सिमिलर ही होते हैं मोस्टली, तभी तो इसका यूज करा जाता है, ताकि रोज बन रहे हैं तो सारे के सारे एक से रोज हो जाए, ठीक है। स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा अभी मैंने बताया था ना, फ्रेगमेंटेशन से बनता है, ठीक है। फ्रेगमेंट तो सभी के एग्जाम्पल याद कर लो तुम। बडिंग का क्या है, एक अमीबा, और मल्टीपल फिशन का क्या था, प्लाज्मोडियम, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन का, अरे हेड्रा, सुनो ये ना, ये जो लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखे हैं ये इसके हैं, ठीक है। ओके सर, मजा आ गया। अब यहाँ पर देखो, इन राइजोपस, भाई स्पाइरो का पता क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, स्पोर्स है, ये उड़कर जाएंगे दूसरी जगह, और ये जगह यदि गीली है, यहाँ पर जब ये सेटल डाउन होंगे,
यहाँ पर अपनी ये एक नई कॉलोनी बना लेंगे, ये एक नई कॉलोनी डेवलप कर लेंगे, ऐसा है। तो सेम चीज़ राइजोपस में होती है, एक ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है एट दियर टिप, ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। और जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, ये इसको बोलते हैं हाइफी या तो हाइव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आप यहाँ पर ये स्पोर फॉर्मेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में आपने देख लिया, जो अभी ऊपर बताया पूरा का पूरा वही चीज़ लिखी हुई है, तो अच्छी बात है, आप टाइम वेस्ट मत करो, जो मैंने बताया उतना कर लो। अब यहाँ पर देखिए, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, भाई हिबिस्कस तो आपने देखा होगा, रेड कलर का फ्लावर होता है ऐसा, है ना, और यहाँ ग्रीन कलर का। भाई अब ये फ्लावर ही है है ना, फ्लावर ही है वो, मशरूम वगैरह मत समझ लेना उसको, कुछ और क्या दिख रहा है वो, नल, हैंडपम्प, फ्लावर ही है, आप समझ गए ना, बात खत्म, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है, दोनों उसमें गैमीट मौजूद। द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है, सेंटर में पता फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहता है, पिस्टल, जिसको कार्पेल भी कहा जाता है। देखो याद रखना, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ क्योंकि ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर सुनो मेरी बात। फ्लावर के 4 पार्ट हैं भाई, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। देखो, पी से पत्ती, ये जो पत्ती गुलाब की लाल होती है ना, तो पेटल, पी से पत्ती, पी से पेटल। सेपल, ठीक है, सेपल को कैलिक्स कहा जाता है, पेटल्स को कोरला कहा जाता है। स्टैमेन मतलब मैन आ रहा है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन, ठीक है, जिसको एंड्रोसियम कहा जाता है। कार्पेल मतलब पिस्टल, जिसको गाइनोशियम कहा जाता है, ठीक है। जितना कठिन से कठिन सवाल आए ना, इसके बाहर नहीं जाएगा, सही में इसके बाहर नहीं जाएगा, सब इंक्लूडेड है। तो स्टैमेन एंड कार्पेल आर द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो अब यहाँ पर क्या है भाई, स्टैमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ऊपर क्या होता है, देखो ऐसा है कि जैसे स्टैमेन है, स्टैमेन क्या रिलीज करता है, एंथर होता है, स्टैमेन का एक पार्ट है एंथर, ये एंथर रिलीज करता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अर्पित आया था क्या, उसको वो दे दिए। स्टैमेन है, स्टैमेन के ऊपर है एंथर, एंथर क्या रिलीज करता है, पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे कार्पेल पर, कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, समझ में आया, यही चीज होती है। तो स्टैमेन का पार्ट क्या है, एंथर, जो कि विलोव्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 2 पॉलन सेक्स प्रेजेंट है एट द टिप ऑफ द स्टैमेन। एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को। अब कार्पेल में 3 चीज है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मतलब कि जो स्टिकी पार्ट है ये है स्टिग्मा, जो लंबा पार्ट है ये है स्टाइल, और जो नीचे वाला फूला हुआ पार्ट है ये है ओवरी, ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। जो मिडिल इलोंगेटेड पार्ट है वो स्टाइल है, टर्मिनल पार्ट, ठीक है, जो कि रिसीव करता है, स्टिकी क्यों है, ताकि रिसीव करे पॉलन ग्रेन्स को, ये स्टिग्मा है। ओवरी फूला हुआ पार्ट है कार्पेल का, जिसमें ओव्यूल्स और एक्सेल होते हैं। एक्सेल कहां पर होगा, ओवरी में, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन यहां पर ये आएंगे, ये तो खैर गलत ही क्वेश्चन था, छोड़ो इसको, ठीक है, गलत क्वेश्चन को क्या ही करना, क्वेश्चन ही गलत था, एनडीए एग्जाम में गलत क्वेश्चन आ गया। यहां पर क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में डीएनए का जो कंटेंट है ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ, तो अपन डीएनए का कंटेंट हाफ समझ रहे होता है पेरेंट प्लांट में, ठीक है। अब आप वो मत बोलना कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जितना है अपन टोटल क्वांटिटी, वो क्वेश्चन अलग था जिसमें सेम था, ठीक है। ये कहां पर डीएनए का जो कंटेंट है वो कहां पर हाफ होता है, वो होता है पॉलन फॉर्मेशन के टाइम पर। अब ये कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सुनना मेरी बात भाई। सबसे पहले पता क्या होगा, जो मेल है, ठीक है, देखो स्टैमेन है, ठीक है, स्टैमेन का पार्ट है एंथर, इस एंथर में क्या रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स पता कहां जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन्स जाएंगे कार्पेल, मतलब कार्पेल का जो पार्ट है स्टिग्मा, वहां पर, ठीक है, स्टिग्मा पर, ठीक है। स्टिग्मा से कहां जाएंगे, स्टाइल, स्टाइल से ओवरी। मगर इस ओवरी के अंदर जो नीचे फूला हुआ पार्ट है ना, उसमें क्या होता है, कैसे करके फर्टिलाइजेशन होता है, ये मैं बता रहा हूं। तो पहले तो ये जो ट्रांसफर होना, ठीक है,
यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अपन ने क्या बोला था, दो मेल जर्म सेल। ठीक है, दो मेल जर्म सेल आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो मेल जर्म सेल और फीमेल गैमीट, ठीक है, दोनों का जो फ्यूजन होना उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर दो मेल जर्म सेल आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल भैया दिख रहे हैं, क्लियरली साफ साफ दिख रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, है ना। पहला जर्म सेल, ठीक है, पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ मिलेगा। सुनना, पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा? जाइगोट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है जाइगोट बनने की प्रोसेस, इसको कहा जाता है सिनगैमी। दिस इज, और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सिनगैमी। तो आपसे पूछ सकता है सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी। ठीक है, बिल्कुल सर, मजा आ गया। अब व्हाट अबाउट सेकंड? अब ये जो सेकंड मेल गैमीट है ना, यहां पर मौजूद होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई। उन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर ये बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, ये बनाता है एंडोस्पर्म। तो एक बात बताओ मेरे को, एक मेल गैमीट मतलब सेकंड मेल गैमीट मतलब एक पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये है, तो ये और दो पोलर न्यूक्लियाई मतलब एक ये और ये दो, इन दोनों जब दोनों मतलब 1+2 ट्रिपल, तो ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। एक बार फर्टिलाइजेशन ऊपर हुआ, एक बार नीचे हुआ, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब सुनो, यहां पर पता कुछ सेल होते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, ये जो बीच में आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये अंदर जब मतलब जो अंदर आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये दो कुछ ऐसे। ठीक है, सिनर्जिड्स जो है, सिनर्जिड का फंक्शन पता क्या है? ठीक है, सिनर्जिड्स का फंक्शन ये आप खुद बताओगे। न्यूट्रिशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन है, डायरेक्टिंग द पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करना है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करना है, या फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। ठीक है, सुनो मेरी बात, सिनर्जिड्स का जो फंक्शन है इसके बारे में स्टडी कर लेना चुपचाप। जब आप इसके बारे में स्टडी करोगे ना, आप काय के बारे में जानोगे? आप जानोगे एक ये जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में एक क्वेश्चन डालूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पिछली बार मैंने दिया था। ठीक है, क्विज ग्रुप पर डालूंगा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्विज ग्रुप या फिर यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा। अच्छा मैं, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अब बता ही दिया, सामने ही सब कुछ लिखा है यार क्या ही सर्च करना। वो जो ऐसा जो अंदर ऐसा है ना, उसको बोलते हैं एग अपैरेटस। उसमें एंटीपोडल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात भाई, सबसे जरूरी बात, ओवरी, हमें इसमें कंफ्यूजन होता है ना, ओवरी क्या है, ओव्यूल क्या है, जाइगोट क्या है। ओवरी राइप होकर फ्रूट बनाता है, ओव्यूल राइप होकर सीड बनाता है, फिर जो जाइगोट बना ना, ये एम्ब्रियो में चेंज होता है और ये एम्ब्रियो फिर आगे चल के प्लांट बनाता है। समझ में आया? तो यहां पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सीड इज अ राइपेंड, सीड क्या है? राइपेंड ओव्यूल। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग एंजियोस्पर्म? तो आपको एक बात पता है भैया, पहले बनता है जाइगोट, पहले बनेगा जाइगोट, उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो। पहले तो ये देख लो कि एम्ब्रियो पहले कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, काट दो। समझ में आ रहा है? तो एग है, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर फाइनल बन गई सीड। ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, तो पहले होता है पॉलिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर सीड का डेवलपमेंट और फाइनली फ्रूट का फॉर्मेशन। सब कुछ यहां पर लिखा है। फाइनल क्वेश्चन यहां पर देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन और ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? ओव्यूल फ्रूट बनाता है? नहीं। ठीक है, यहां पर देखो, एग जाइगोट बनाता है? बिल्कुल बनाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है? बिल्कुल बनता है। ओव्यूल सीड बनाता है? बिल्कुल। और ओवरी फ्रूट बनाता है? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो सर्विक्स इज नॉट द पार्ट, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियरली आपको दिख रहा है।
टेस्टिस तो अभी मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज करता है ये, और स्पर्म्स भी रिलीज करता है। जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम ये पाउच है जिसमें टेस्टिस प्लेस्ड होते हैं। और याद रखना ये क्वेश्चन आता है, क्यों ये जो स्क्रोटम है ये हमारी बॉडी के बाहर होता है, पता क्यों? क्योंकि इसको इट रिक्वायर्स अ लो टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो अंदर से टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्म है, इसको थोड़े कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए ये हमारी बॉडी के बाहर लाई करता है, इसलिए भगवान ने पूरा स्ट्रक्चर हमारा सोच समझ के बनाया है। वास्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है और सीमेन आगे जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा जो अभी अपन ने पढ़ा ना, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जहां से यूरिन भी निकलता है और स्पर्म्स भी निकलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एक और होता है, क्या बोलते हैं, सीमन। दोनों में अंतर क्या है? जब स्पर्म में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल प्रोटीन रिच मटेरियल ऐड करते हैं, फ्लूइड ऐड कर देते हैं, वो बन जाता है सीमन। समझ में आया? इट इज कॉल्ड सीमन। ये सारे के सारे पार्ट लिखे हुए हैं। अब कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो नहीं है क्या? यूरेथ्रा नहीं है, सारे के सारे हैं, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। ओवरीज है, ये ऊपर पिक्चर देखो, ठीक है। दीज आर ओवरीज, ये यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है। ये ओवरीज है, ये ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट कहा जाता है ना, इट इज कॉल्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल में कहीं ना कहीं होगा, सवाल करते हैं यहाँ पर, देखो आप कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ये चीज़। द सीड दैट कंटेन्स फ्यूचर प्लांट, जिसमें फ्यूचर प्लांट होता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी, ओवरी से एग का निकलना, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। इन ह्यूमन बीइंग जो फर्टिलाइजेशन ये है, क्वेश्चन पूछेगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है इन ह्यूमन, ठीक है। तो क्या है? ओविडक्ट, जिसको क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड सिक्रीट होता है और स्पर्म में न्यूट्रिशन दे देता है? सर आपने तो बोला था दोनों है, और जब दोनों आए तो सेमाइनल वेसिकल लगा देना, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल आ जाएगा। द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो एम्ब्रियो है इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? देखो क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमंस में जो बॉम्ब में जो बेबी होता है, ठीक है, उसमें जो एम्ब्रियो होता है, मतलब बेसिकली जो एम्ब्रियो है, इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा भाई? पता है, इसको न्यूट्रिशन एक कॉइल होती है, कॉइल आप कह सकते हो, एक चैनल होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ना सिर्फ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के साथ प्लस एक्सक्रीशन भी ये करता है, मतलब बेबी का जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो निकल के फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं कि हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये क्या करती हैं? क्या एग को किल करती हैं, क्या स्पर्म को किल करती है, क्या जाइगोट को किल करती है? दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग। सुनो मेरी बात, किल विल कुछ नहीं करती है भाई, ठीक है। जो एग रिलीज होता है ना उसको इनहिबिट करती हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किल नहीं करती है, इनहिबिट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। बैरियर मेथड, कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, ठीक है। डिवाइसेस भी यहाँ पर लिखी हैं, कॉपर डी, कॉपर 7, और सर्जिकल मेथड भी लिखी है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ये भी होना चाहिए। मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए जो मेथड्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहा जाता है, ठीक है। कई बच्चे रहते हैं देखकर हंसते हैं, है ना। अब वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि वो भी इन्हीं प्रोसेस से पैदा हुए हैं। तो थोड़ा अपना दिमाग बड़ा करो, डेवलप करो, मैच्योर बनो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू मेक यू, ठीक है। चलो, विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ठीक है। विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इसमें से कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि ओव्यूलेशन से, देखो
एक बात बता रहा हूँ तुमको, ओव्यूलेशन का मतलब पता क्या होता है? एग रिलीज जो हो रहे हैं उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। अभी अपन ने पढ़ा एग रिलीज होना, ओवरी से जो एग रिलीज होते हैं उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। भाई कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको ओव्यूलेशन से प्रिवेंट नहीं करती, वो तो प्रेगनेंसी ना हो उससे बचाती है ना। तो आप, इसका आंसर होगा हार्मोनल। जो पिल्स वगैरह खाते हैं वो हार्मोनल ऐसे कर देते हैं जिससे ओव्यूलेशन प्रिवेंट होता है। ठीक है, ये बैरियर सर्जिकल नेचुरल ये नहीं है। ठीक है, ओव्यूलेशन तो होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कभी भी पूछे तो याद रखना कॉइटस इंटरप्टस। ठीक है, ये नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। यदि आपसे पूछे कि एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है, एड्स एक वायरस कॉज करता है ना, एक वायरस एड्स कॉज करता है जिसका जेनेटिक मटेरियल काय से मिलकर बनता है? सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो काय से मिलकर बनता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है? चलो, एक आखिरी में मेरे को एक चीज आप सभी को बतानी थी। कहाँ गया वो? कौन सी यार? एक मिनट रुको आप लोग। अरे यार, एक डिसीज वाला था यार, हट चलो, डिसीज वाली स्लाइड ही गायब हो गई है। अरे है तो सुनो मेरी बात, ये है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिसीज हैं, याद कर लेना कौन कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से होती? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ठीक है, टाइफॉइड, कोलेरा, ठीक है, न्यूमोनिया, डाइफ्थीरिया, ठीक है, प्लेग, टेटनस, ठीक है, वूपिंग कफ, लेप्रोसी, गनरिया। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। टीबी, टाइफॉइड, कोलेरा, न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, बैक्टीरिया, टीबी, टाइफॉइड, कोलेरा, न्यूमोनिया बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, ऐसे मैनी काइंड एनिमल्स स्लीप ग्रेट टू नाइट ओनली। तो सुना मेरी बात, जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है ना, प्रोटोजोआ से, वो क्या है? एम से मलेरिया, के से कालाजार, मलेरिया, कालाजार, ये कौन प्रोटोजोन्स करते हैं? अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, गार्डियसिस, टेक्सोप्लाज्मोसिस, ओरिएंटल सोर। इंपॉर्टेंट पता क्या है? ये और ये, बढ़िया से। मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम और कालाजार लीशमानिया, ये दोनों याद कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब वायरल डिसीज जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये वायरल है। पोलियो, अब पोलियो तुमको लगेगा ये किसी और से होगा, नहीं, ये वायरल है भाई, पोलियो वायरस होता है। ठीक है, मीसल्स, ठीक है, मम्स, रेबीज भी इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, वायरल है, स्मॉल पॉक्स भी वायरल है, हाइपेटिस भी इंपॉर्टेंट है, डेंगू भी वायरल होता है। ठीक है, एड्स वायरल है, कोविड-19 वायरल है। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? सार्स। ठीक है, सार्स करता है ये। तो ये इतने याद रखना बस। ठीक है, वायरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीन है, एक वायरल है, एक प्रोटोजोन्स है और एक बैक्टीरिया है। बस विटामिन के क्वेश्चन में डाल दूंगा, खेल खत्म। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन मेरे को बताइएगा भाई। कितनी देर का सेशन हो गया? लेट मी चेक इट आउट। 1 घंटे 35 मिनट, नो इशू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, रिप्रोडक्शन के भी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, समझ में आया? चलो आगे। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, सो ओके, ऑल राइट एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि आगे सेशन फिर आगे करेंगे। अब आएगी पेपर लीग सीरीज का की ज्योग्राफी, आई थिंक, या फिर ज्योग्राफी का कोई भी सेशन आएगा, ज्योग्राफी या पॉलिटी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ठीक है, ऑल राइट, विल मीट सून।